हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नॉलेज पर्पस के लिए। तो कई बार हम न्यूज़ चैनल्स के अंदर एक टर्म सुनते हैं, प्राइस सपोर्ट, या किसानों के लिए एमएसपी या प्राइस फ्लोर। तो आज बस उस एक छोटे से टॉपिक को मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। इसके लिए आपको रजिस्टर भी नहीं निकालना, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसमें जो हमें एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखनी हो। तो सिर्फ आप अपनी बुक निकाल लेना। एक ही लेक्चर के अंदर आज बस इस लेक्चर के माध्यम से मैं दो बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आपके पास अगर बुक है तो आप अपनी बुक निकाल लेना। अदरवाइज आप बुक नहीं भी हो तो यहां पर मेरे साथ पूरे फोकस के साथ ध्यान से देखना और हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग यहीं पर हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारे बुक के अंदर एक चैप्टर नंबर 12 के नाम से इसको बना रखा है, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ दो चीजें डिस्कस करनी है। दो ही टॉपिक्स हैं, एक का नाम है प्राइस सीलिंग और एक का नाम है प्राइस फ्लोरिंग, जिसको हम मिनिमम प्राइस या सपोर्ट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है कहानी, एक बार हम स्टार्टिंग से समझते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट कि प्राइस फ्लोर, प्राइस सील, ये आखिर चीज क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो ध्यान से सुनते हैं बच्चों। ये हम पढ़ चुके हैं, आप और मैं सभी, कि बाजार में किसी भी चीज का दाम कैसे निकलता है। एक प्रोडक्ट की सप्लाई होती है और उसी प्रोडक्ट की डिमांड भी होती है। एक पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और वहां से हमें पता लग जाता है कि मार्केट में इस चीज का प्राइस कितना होना चाहिए, जिसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो मान लेते हैं ये प्राइस आया 100 रुपए। तो इसका मतलब कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी सप्लाई भी है, जिसकी डिमांड भी है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस 100 रुपए सपोज आ रहा है। अब इसका थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट है, मान लेते हैं वीट या मेडिसिन ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण के तौर पे। ये मेरा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड भी है, जाहिर सी बात है वीट है, डिमांड भी है, जिसकी सप्लाई भी है। फार्मर्स हैं या कोई भी है जो वीट की सप्लाई कर रहे हैं, मेडिसिन कंपनियां हैं जो मेडिसिन बेच रही हैं, हम मेडिसिन खरीद रहे हैं। अब ये मेडिसिन का इक्विलिब्रियम प्राइस निकल गया 100 रुपए, यानी सेलर को भी 100 रुपए में बेचना है और बायर को भी 100 रुपए में खरीदना है। अब कई बार बच्चों इमेजिन करो कि आप मार्केट जाते हो, आपको एक कफ हो गया और आपने विक्स की गोली खरीदनी है, एक छोटा सा सैशे खरीदना है विक्स कैप्सूल का, और दुकानदार को बोला कि भैया एक विक्स की मुझे गोली दे दो, कैप्सूल दे दो, और वो आपसे मांग ले 100 रुपए लाओ जी। तो आप एकदम से कहोगे, अरे मेडिसिन खरीदने में आया हूं और मेडिसिन के मुझसे 100 रुपए ले रहे हो, ये तो बहुत ही जरूरत की चीज है और ये तो बड़ी सस्ती होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी प्रोडक्ट का, सामान का दाम जो है, प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम, वो इस तरह से निकल रहा है कि वो 100 रुपए है, या मैं कह रहा हूं 1000 रुपए है, या कुछ भी है, जो कंज्यूमर को बड़ा दुखी कर रहा है, जो उसको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, और कंज्यूमर को रोना आ रहा है कि भाई ये तो प्राइस बहुत ज्यादा है, एक विक्स की गोली खरीदने के 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो भाई ये तो बड़ी दुख की बात है। अब हम क्या करें? तो जितने भी कंज्यूमर होते हैं जब वो इस तरह की चीज को फेस करते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, तो वो रोते 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 सरकार के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो यहां से सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो पिक्चर में आती है। वो कहती है, अरे क्यों रो रहे हो राजू भाई, क्या हो गया? तो राजू अपना दुख दर्द सुनाता है कि मैं विक्स की गोली खरीदने जा रहा हूं और मेरे को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं साहब एक मेडिसिन खरीदने के। और इस तरह से राजू की तरह ही करोड़ों लोग रोना शुरू कर देते हैं। तो सरकार पर दबाव बनता है, सरकार को लगता है यार बात तो सही है कंज्यूमर की। तो जब जब भी कंज्यूमर दुखी होता है, जब जब भी कंज्यूमर को लगता है कि यार ये इक्विलिब्रियम प्राइस तो बड़ा ज्यादा है और वो बड़ा दुखी होता है, तो उसके आंसू पोंछने आती है गवर्नमेंट, सरकार। तो सरकार बीच में इंटरफेयर करती है। सरकार कहती है, ठीक है तुम रो मत राजू, आंसू पोंछ दो, तुम्हें रोना नहीं है।
तो क्या करती है सरकार? सरकार ये ऐलान कर देती है देश के अंदर कि हम फिक्स कर देते हैं इस मेडिसिन का दाम, मान लेते हैं 60 रुपए, और अब ये मेडिसिन बाजार में हर सेलर को 60 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। ये हमने तय कर दिया, सरकार ने खुद नियम निकाल दिया कि ये मेडिसिन जरूरत की मेडिसिन है, इतने सारे कंज्यूमर उसको खरीदते हैं, और इस मेडिसिन को 100 रुपए पर नहीं बेचा जाना चाहिए, नहीं तो कंज्यूमर दुखी रहेगा। तो सरकार ने बीच में इंटरफेयर करके इसको फिक्स कर दिया 60 रुपए पर। तो और सरकार ये कहती है सेलर को डांट लगा के कि सुनो सेलर, सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम 60 रुपए से ज्यादा का नहीं बेच सकते, दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट। इससे कम का बेचना है बेच दो, लेकिन 60 रुपए से ज्यादा का नहीं बेचोगे, 60 से ज्यादा का नहीं बेच सकते हो। सरकार उस पर एक लिमिट लगा देती है। तो बच्चों, लिमिट लगाने का मतलब होता है, लिमिट एक ऐसी चीज होती है जिसको आप हिंदी में छत भी कह सकते हो। छत समझते हो ना? सीलिंग। सीलिंग क्या होती है कि अगर मैं यहां से कूदना शुरू करूं ऊपर, या ऐसे हाथ लेकर जंप करूं, तो मेरा हाथ कहां टकरा जाएगा, कहां जाके रुक जाएगा? छत पे जाके रुक जाएगा। तो छत का मतलब होता है सीलिंग। सीलिंग मतलब किसी चीज पर लिमिट लगा देने को सीलिंग कहते हैं। ठीक है सर। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट ने जन्म ले लिया जिसका नाम पड़ गया प्राइस सीलिंग। सर क्या, एक बार दोबारा बोलो, कॉन्सेप्ट का नाम क्या पड़ गया? कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया प्राइस सीलिंग। यानी कि सरकार प्राइस का लिमिट लगा देती है। सरकार कह देती है कि बस 60 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 60 लिमिट तय कर दी हमने, 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो मैं अब ऑरेंज कलर से एक दाम की रेखा बना देता हूं, 60 वाले दाम की रेखा, जिसे हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो सरकार फिक्स कर देती है कि जी आज से दाम जो हैं वो 60 रुपए रहेंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। पहले इतना समझ आया? अब इसके बच्चों कुछ परिणाम होते हैं। ऐसा कर देना कितना, बोलने में कितना आसान है कि सरकार ने ऐलान कर दिया कि आज से 60 रुपए, और 60 हो गया, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। सोचते हैं क्या? अब जैसे ही मेडिसिन या किसी भी चीज के दाम सरकार ने इंटरफेयर करके कम कर दिए, तो चलो ग्राहक तो बड़ा खुश, आहा, अरे वाह भाई वाह, सरकार ने अच्छा कर दिया, अब अच्छा है, अब सस्ता हो गया भाई, मेडिसिन सस्ती हो गई। तो बायर तो बड़े खुश हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे में डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना? दाम कम होने पर क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, डिमांड तो बढ़ जाएगी, बायर्स जो है थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। मान लो मैं वीट का एग्जांपल लूं, तो लोगों को लगेगा अरे वाह यार, वीट सस्ता हो गया, चलो थोड़ा और खरीद लेते हैं। तो बायर तो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन कौन दुखी होगा मन ही मन? सोचो, किसके मन में ईर्ष्या आ रही होगी, किसको दुख लग रहा होगा, किसको लग रहा होगा कि ये तो बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, हम छोड़ेंगे नहीं। प्रोड्यूसर्स को, सेलर्स को। सेलर को लगता है अरे यार 100 रुपए का बेचते थे हम, अच्छा खासा मुनाफा होता था, और अब सरकार ने सीधा एकदम से कह दिया 60, बहुत बड़ा लॉस है बच्चों। सेलर मतलब अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा है। सेलर जो है अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा है, क्या करें क्या करें। तो सेलर बड़े चालाक भी होते हैं, भी समझाऊंगा उनकी बात, पहले यहां डायग्राम पर दिखाता हूं। देखो बच्चों, अगर आप इस प्राइस सीलिंग वाले प्राइस को देखो ध्यान से, ये सप्लाई कर्व को यहां पर टच कर रहा है जहां मैं ये गोला बना रहा हूं, और डिमांड कर्व को यहां पे टच कर रहा है जहां मैं यहां गोला बना रहा हूं। मतलब इसका कहने का सीधा अर्थ ये है कि 60 रुपए के दाम पर सप्लाई जो है वो कम है, लेकिन डिमांड करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी। और जाहिर सी बात है, दाम कम होते हैं जब, तो प्रोड्यूसर तो सोचता है अरे यार बेकार है सप्लाई करना, हम नहीं करते, कम करता है वो सप्लाई। कंज्यूमर सोचता है और खरीद लो और खरीद लो और खरीद लो, डिमांड ज्यादा होती है। और आपने ये पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर में, जिसको हम एक्सेस डिमांड कहते थे। तो एक्सेस डिमांड का मतलब है कि अब कंज्यूमर तो ज्यादा खरीदना चाहेगा कि चलो यार दुकान चलते हैं, वीट सस्ते में मिल रहा है, पहले कल तो 100 रुपए का था, आज 60 के मिल रहा है, और खरीद लो। और दुकानदार सोचता है अरे यार इतना सस्ते में बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा, अभी तो बहुत मेरे को रोना आ रहा है वैसे सेलर को, तो ऐसे में तो वो बेचना ही नहीं चाहेगा। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बेचेंगे, ज्यादा है ही नहीं हमारे पास, मना कर देगा। गेहूं लेने आए हो, नहीं है हमारे पास, खत्म हो गया, ऐसा कर देगा वो।
तो यानी कि इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बच्चों शॉर्टेज। इस सिचुएशन को बोला जाता है शॉर्टेज। तो शॉर्टेज का मतलब ये कि डिमांड तो हो रही है ज्यादा लेकिन सप्लाई हो रही है कम। रीजन क्या है ये? क्योंकि सरकार ने बीच में टांग अड़ा के प्राइस कम कर दिया, तो ग्राहक तो खुश हो जाएगा, भाई चीज सस्ती होगी, ग्राहक तो खुश हो जाएगा। और आप ही अपने आप को दुकानदार बन के सोचो, मान लो आप दुकानदार होते, आपको बुरा लगता ना कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, सरकार ने कम कर दिया, आपको बुरा लगता ना? तो सप्लायर जो है वो सप्लाई कम करना चाहेगा, कंज्यूमर जो है डिमांड ज्यादा करना चाहेगा, तो मार्केट में एक शॉर्टेज नामक चीज क्रिएट हो जाती है। अब क्या करें, अब क्या करें? शॉर्टेज है तो सरकार कहती है कि अब क्या करें। तो पहले तो मैं इलाज बताता हूं कि भाई जब भी मार्केट में इस तरह से शॉर्टेज हो जाती है तो सरकार क्या करती है, इससे निपटने का क्या तरीका है। शॉर्टेज को समझते हैं बच्चों। शॉर्टेज का मतलब सिंपल भाषा में हिंदी में क्या होता है? कमी, किसी भी चीज की कमी को शॉर्टेज कहते हैं। अब मान लो मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, मतलब मुझे मान लो मैं सप्लाई करने वाला व्यक्ति हूं, और आप सब बच्चे, खूब सारे बच्चे, हजारों बच्चे हैं जो कह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उन्हें चॉकलेट चाहिए, और आप सब मिलके कह रहे हो कि सर हमें भी चॉकलेट दो, हमें भी चॉकलेट दो, हमें भी चॉकलेट दो सर, हमें भी दो। तो डिमांड तो बहुत ज्यादा है चॉकलेट की, और मेरे पास है मान लो 3 ही चॉकलेट डेयरी मिल्क वाली। तो अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, मतलब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? भाई या तो मैं ये चॉकलेट इसको दे दूं, ये चॉकलेट इसको दे दूं, ये चॉकलेट इसको दे दूं, और बाकियों को कहूं चलो भाई बाय बाय टाटा, जो तुम्हें करना है करते रहो, रोते रहो। तो बच्चों ऐसे तो देश तो चलेगा नहीं, ऐसे सरकार को देखना पड़ेगा भाई। बाकी सब तो फिर सरकार को कहेंगे ना, जवाबदेही मांगेंगे सरकार से कि साहब ये क्या हो गया, 3 चॉकलेट थी देश में, वो पहले 3 आदमियों को मिल गई और हम क्या भूखे मरते रहेंगे? ऐसे तो नहीं होगा ना बच्चों, फिर क्या करा जाए? ये तो सॉल्यूशन नहीं है, ये तो गलत सॉल्यूशन है। तो सरकार क्या करती है? आप सोचो, आप होते अगर डिसीजन मेकर, आपके सामने सिचुएशन है बच्चों कि घर में 3 रोटियां बनी है, घर में 3 रोटी बनाई है, मम्मी ने कहा कि भाई इतना ही आटा है, घर में 3 रोटी बनी है, और घर में खाने वाले सदस्य ज्यादा हैं, ठीक है, कजन भी आ गया, मौसी का बेटा भी आ गया, ताऊ जी भी आ गए, बुआ जी भी आ गई, हम सब तो परिवार के लोग हैं ही हैं। अब हम क्या करें? क्या खाली पहले 3 लोगों को रोटी दे दें और बाकी सब भूखे बैठे रहें? ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या है सही सॉल्यूशन? सोचो, रैशनल सोचो, क्या है सही तरीका? जो आप सोच रहे हो उसे बोलते हैं रैशनिंग। रैशनिंग करने का मतलब यह होता है बच्चों कि जब चीज हो कम और खाने वाले हो ज्यादा या मांगने वाले हो ज्यादा, तो हर किसी का पेट भरना तो मुश्किल है, नामुमकिन है इनफैक्ट, है ना। हर किसी को हम कहें कि हर बच्चे को पूरी चॉकलेट मिल जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी डेयरी मिल्क चॉकलेट के छोटे छोटे पीस कर दूंगा, यही करूंगा, एक एक टुकड़ा तोड़ दूंगा, और फिर उनके पीसेस को अलॉट कर दूंगा। भाई एक टुकड़ा इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा तो दे ही दूंगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सीधी बात है। घर में मेहमान ज्यादा आ गए, खाना अगर कम है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई पहले 2 लोग तो भर पेट भर के खा रहे हैं, बाकी सब भूखे बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। फिर जितना खाना बना है उतना ही खाना बाकी सब में परोस दिया जाएगा, चाहे सबको थोड़ा थोड़ा क्यों ना मिले, लेकिन मिलेगा सबको थोड़ा थोड़ा जरूर। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों रैशनिंग कहा जाता है, इसे रैशनिंग कहा जाता है। तो जब भी शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट होती है बाजार में, तो सरकार एक टेक्निक इस्तेमाल करती है जिसे रैशनिंग कहते हैं। और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं आपने एक टर्म सुना ही होगा जो इससे डिराइव हुआ है, रैशनिंग टर्म से डिराइव हुआ है, राशन। सुना है ना, राशन की दुकानें, राशन शॉप्स, है ना। तो वहां का कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है कि राशन शॉप में आप मान लो अपना कार्ड लेके गए, राशन कार्ड, तो आपको कुछ ना कुछ आइटम थोड़ा सा जरूर मिलेगा, फिक्स होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि लाइन लगी हुई है, पहले आदमी को तो पूरा बोरे भर भर के दे दियो सारा, और फिर खत्म हो गया, बाकी सब भूखे रह गए, ऐसा कभी नहीं होगा।
रैशनिंग टेक्निक का मतलब ही ये होता है कि कम चीज को ज्यादा लोगों में अगर बांटना है तो सबको थोड़ा 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 देते चलो, है ना। मंदिर भी आप जाते हो तो प्रसाद जो होता है वो इतना बना होता है और भक्तजन बहुत सारे होते हैं तो सबको इसीलिए थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक को रैशनिंग कहते हैं। तो मतलब आपके समझने के लिए क्या बात हो गई कि शॉर्टेज से निपटने के लिए सरकार किस टेक्निक का सहारा लेती है? रैशनिंग टेक्निक का सहारा लेती है। क्लियर? सर जरा इसके दुष्परिणाम बताओ, शॉर्टेज के लिमिटेशंस भी हमको बताओ। तो बच्चों जी अभी चर्चा हो ही रही थी ना थोड़ी देर पहले कि पहले 100 रुपए दाम हुआ करते थे। हां सर, फिर बायर्स ने रोना शुरू कर दिया, साहब ये तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने बीच में टांग अड़ाई और उसे कर दिया 60। तो बायर तो बड़ा खुश, हा मजे आ गए। लेकिन सेलर खून के आंसू रो रहा है मनी मन कि अरे भाई ये क्या हो गया। तो अब सेलर बन के सोचो बच्चों, सोचो आप वो दुकानदार हो, भगवान ना करे आप वो दुकानदार हो, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा हो, आप अपना प्रोडक्ट बाजार में बेच रहे हो, कल को बिजनेस टाइकून बनोगे जब आप, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचोगे और सरकार अचानक से ये रूल निकाल दे कि भाई आपका प्रोडक्ट अब 60 का बिकेगा, 100 का नहीं। तो आप बच्चों क्या करोगे? सोचो क्या करोगे? आप अनएथिकल चीजें करोगे। अनएथिकल का मतलब धांधलीबाजी करोगे। आप पता है क्या कर सकते हो ऐसे में? सबसे ज्यादा जो ऐसे में होती है वो होती है ब्लैक मार्केटिंग बच्चों। तभी तो राशन की दुकानों का देखते हो ना कितना ये घोटाले होते हैं, ये सब सुनते हो अगर आप। अब ग्राहक आया दुकान पे, लाओ जी लाओ 60 रुपए की दे दो मुझे सामान। दुकानदार पता क्या कहेगा? भाई राजू देखो आज तो सामान खत्म हो गया, कल आ जाना। राजू कल आया, लाओ जी लाओ सामान दे दो। राजू देखो अभी तक सामान आया नहीं, पीछे से है ही नहीं, माल है ही नहीं हमारे पास तो। और पता है दुकान के पीछे जो बड़ा सा गोदाम है वहां मैंने सामान भर के रख रखा है, भरा पड़ा है, लेकिन ग्राहक को कह रहा हूं भी है नहीं। फिर मेरा ही दूसरा आदमी वहां उसके पास जाके बाहर उससे कहता है सुनो यार राजू, तुम्हें सामान खरीदना है ना, एक काम करता हूं, कहां रोज रोज चक्कर काट रहे हो, तुम्हें मैं दिलवा दूंगा, 80 रुपये लगेंगे बस, मैं दिलवा दूंगा। ब्लैक मार्केटिंग। तो मैं अपना ही सामान जानबूझ के अपने ही गोदाम में छुपा लेता हूं और ग्राहक को कहता हूं खत्म हो गया, और अपने ही किसी आदमी को ग्राहक के पास बना के भेज देता हूं, उसका एक हितैषी बनाकर, हितैषी मतलब वेल विशर बनाकर उसको कह देता हूं कि भाई तुम क्यों रोज रोज चक्कर काट रहे हो, तुम्हें मैं वही सामान दिलवा दूंगा, बस 80 रुपए दे दो मुझे। तो ग्राहक बेचारा मजबूर कहता है यार रोज धक्के खा रहा हूं, चलो ठीक है। तो इसे ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, काला धंधा, ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग करना शुरू कर देता हूं, मैं अपना सामान छुपा के गोदाम में भर भर के रखूंगा, बेचूंगा नहीं मैं 60 में। भाई सरकार ने कर दिया नियम तो मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा साहब मैं तो बेचने के लिए तैयार हूं, है ही नहीं माल मेरे पास, तो जब आएगा तो बेच दूंगा, और जबकि माल मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है छुपा हुआ। तो ये टेक्निक करते हैं सेलर, देख लो। कई कई बार तो ये टेक्निक कर नहीं सकते, भाई सरकार डंडा लेके खड़ी हो गई गोदाम में, अच्छा दिखाना जरा कहां है तुम्हारा, तुम्हारे गोदाम में रखा, निकालो सब माल बेचो। कई बार स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, तो क्या करे सेलर? तो देखो सेलर भी तो चालू होते हैं बच्चों, ऐसी थोड़ी ना वो धंधा कर रहा है। फिर वो मिलावट करता है, वो कहता है यार 60, भाई कमाना तो है ही, गुरुद्वारे में तो बैठना है नहीं। भाई बिजनेस का मोटिव क्या है? आपने 11th में कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज पढ़ी, बिजनेस मतलब क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दुकानदार है, सेलर है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, ये तो उसका अधिकार है। अब वो क्या करेगा? अब उसको पता है यार पहले तो 100 का बिकता था सामान, अब 60 का हो गया, अब मैं क्या करूं? तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर देगा, या तो मिलावट कर देगा, गंदा माल लगा देगा, नकली वाला भी लगा सकता और गिरा हुआ सेलर हो तो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देगा, ताकि सस्ता सा गंदा सा माल 60 में बेच दो और पैसे कमा लो। इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं, और जनरली ये बिल्डर्स करते हैं। आपको फैक्ट बता रहा हूं, सरकार ने बहुत से बिल्डर्स पर बहुत रोकथाम लगा रखी है कि आप इस लिमिट से ज्यादा नहीं बेच सकते, इससे ज्यादा किराया नहीं वसूल कर सकते। तो बिल्डर क्या करे? तो बिल्डर ये करते हैं बच्चों, बहुत से बिल्डरों की आपने कहानी सुनी होगी कि दीवार पे हल्का सा हाथ मारा, पता चला दीवार की वो गिर गई, पेंट निकल गया, ये सब हो गया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि वो अपना पैसा बचाने के लिए चीप क्वालिटी का सामान यूज करते हैं। और ये किस वजह से होता है? इस वजह से होता है। तो इसके शॉर्टेज के ये ड्रॉबैक्स भी हैं,
ये दुविधा भी है। तो समझ रहे हो आप ये पूरा कॉन्सेप्ट? दिस होल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट प्राइस सीलिंग। बस आपको समझना है बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूं बस। तो कभी भी आप प्राइस सीलिंग जैसा वर्ड सुनोगे जीवन में तो आपको कहानियां याद होनी चाहिए। अच्छा, कंज्यूमर इसमें रोता है, इसमें ऐसे याद करना, कंज्यूमर रोता है, सी फॉर कंज्यूमर, सी फॉर सीलिंग। तो जब भी कंज्यूमर के आंसू निकलेंगे तो सरकार उसके आंसू पहुंचेगी और उस आंसू पहुंचने को कहते हैं प्राइस सीलिंग। ठीक है सर, तो एक बार किताब में दिखाऊं आपको ये सब बातें? हाँ सर, किताब में दिखा दो। देखो किताब में इस टॉपिक को क्या नाम दिया है? मैक्सिमम प्राइस फिक्सेशन या प्राइस सीलिंग। सरकार ने लिमिट कर दिया। ये देखो डायग्राम दिखाऊं? हाँ सर, ये देखो क्या दिख रहा है डायग्राम पे? डिमांड है, सप्लाई है, और ये नीचे जो आ रहा है ये है वो प्राइस सीलिंग वाला 60 रुपए वाला प्राइस, जिसने मार्केट में क्या क्रिएट कर रखी है? शॉर्टेज। ये एम पॉइंट यहां है, वैसे तो थोड़ा यहां लिखा हुआ है, तो एम से लेकर M1 पॉइंट तक ये क्या डिनोट कर रहा है? मार्केट के अंदर शॉर्टेज, कमी। डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, शॉर्टेज। और दिखाऊं आपको बातें इसमें क्या दे रखी हैं किताब में, अगर आप पढ़ो तो, अगर कभी दिल करे पढ़ने का। ये देखो एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, ये देखो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, बिल्डर, डिफिकल्टी इन परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम राशन शॉप। राजू को रोज चक्कर लगाने पड़ रहे थे, सुनाई थी ना कहानी? रोज दुकानदार कहते थे आज नहीं है राजू कल आना। बड़ा मुश्किल है बच्चों राशन शॉप से तो सामान खरीदना। ये देखो ब्लैक मार्केटिंग, काला धंधा, ये ड्रॉबैक्स हैं इसके। आया ना समझ में? और देखो यही लिखा था ना रैशनिंग, ये रहा देखो वो वर्ड आया रैशनिंग। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था बच्चों प्राइस सीलिंग का। तो समझ आया ना आपको? ये होती है प्राइस सीलिंग। तो अब आप कभी भी न्यूज में अगर सुनोगे तो अब आपको समझ आ जाएगा कि सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, एमएसपी, प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस, ये सब कॉन्सेप्ट्स थे इसके अंदर। चलो अब हम बात करते हैं दोबारा से। अब थोड़ी देर के लिए बच्चों किसान बन जाते हैं, फार्मर बन जाते हैं, और ये वही हमारा प्रोडक्ट है। हम हैं फार्मर, मान लेते हैं चावल बनाते हैं हम, भाई कंज्यूमर भी हैं। वही फार्मर कौन हुआ? सेलर, चावल बना के बेचेगा। कंज्यूमर कौन हुआ? बायर, मतलब आप या मैं, हमें तो चावल खरीदने। तो बाजार में चावल का मान लेते हैं दाम निकला, ऐसे ही लिख रहा हूं बच्चों मनगढ़ंत, डिमांड सप्लाई 10 रुपए, 10 रुपए। तो सोचो बच्चों, बायर तो कह रहे हैं, हम और आप कह रहे हैं चलो ठीक है 10 रुपए के चावल हैं, गए बाजार ले लेंगे, 10 रुपए में क्या दिक्कत है, खरीद लेंगे। किसान के बारे में सोचो बच्चों, किसान के बारे में सोचो, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। मेरी तो आंखें भी नम हो गई हैं। किसान जो इतनी मेहनत करता है, जय जवान जय किसान, आपने नारा भी सुना होगा, देश दो ही लोगों पर टिका हुआ है। अब किसान बेचारा अपनी फसल 10 रुपए में बेचने के लिए मजबूर है, और उसका क्योंकि मार्केट में जब प्राइस ही ये निकल गया इक्विलिब्रियम, तो वो क्या करे बेचारा, मतलब मजबूरी है फिलहाल तो, है ना। अब किसान दुखी है, किसान रो रहा है, बहुत सारे किसान बेचारे इस समय इतने दुखी हैं कि हम क्या करें, हमारी फसल जो है 10 रुपए का प्राइस है, वो तो मार्केट का, क्या करें। तो प्रोड्यूसर्स बच्चों यहां पर रो रहा है, ठीक है, यहां बना देता हूं, मतलब ये बड़े दुखी हैं, बड़े ही ज्यादा, कि भाई सिर्फ 10 रुपए में चावल बेचने पड़ रहे हैं। आप किसान बन के सोचो बच्चों, कितना दुख वाली बात है। क्या करेगा किसान? तो बहुत सारे किसान जब रो रहे हैं, तो फिर सरकार बीच में आती है, गवर्नमेंट, कि नहीं अब तुम्हें रोना नहीं है, रोने के दिन गए। तो सरकार जब प्रोड्यूसर्स को या प्रोड्यूसर्स के आंसू पोंछती है, सेलर्स के आंसू पोंछती है, कहती नहीं चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो किसान, तुम्हारी फसल अब 10 में नहीं बिकेगी, आज से हम ये फिक्स कर देते हैं कि कम से कम मिनिमम तुम्हारे चावल 25 रुपए के बिकेंगे, बस खुश, अब तो तुम खुश। तो किसान को सरकार ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे देती है, एक बहुत बड़ा उनको आशीर्वाद समझ लो दे देती है कि आपका प्रोडक्ट अब
₹10 का नहीं, कम से कम 25 का तो बिकेगा ही बिकेगा। हमने ये मिनिमम सेट कर दिया है, हमने ये मिनिमम प्राइस सेट कर दिया है कि बाजार में आपके चावल अब ₹25 के बिकेंगे। दिस इज मिनिमम प्राइस। और बच्चों मिनिमम प्राइस को पता है क्या बोलते हैं? मिनिमम मतलब होता है सबसे निचला स्तर। अब मैं जहां खड़ा हूं, ये धरती, ये जमीन, ये सबसे निचला स्तर है। अब इसमें मैं जितना भी हाथ पैर मार लूं उससे नीचे तो नहीं गिर सकता ना, उसे फ्लोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? फ्लोर। फ्लोर तो सुना ही होगा ना? हाँ सर सुना है, फ्लोर। तो इसलिए इस ₹25 की डेफिनेशन होती है, मान लो ₹25 यहां पर आया कहीं, तो सरकार ने नियम लगा दिया कि ये है प्राइस फ्लोर, यानी अब किसान को ₹25 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। आहा, अब थोड़ी राहत है, थोड़ी तो राहत है कम से कम किसान को। तो किसान अपनी फसल कम से कम अब ₹25 में बेच पाएगा। आहा हा। हाँ ये बेचारे थोड़े से दुखी होंगे, अरे यार कल तक चावल 10 का था, महंगाई बढ़ रही है। अब ये ऐसे रोना शुरू कर देते हैं, करे तो करे क्या, दिक्कत ये भी तो है ना। ये कह देंगे कल को कि जी महंगाई बढ़ गई, चावल महंगे हो गए, महंगा ना करो तो किसान रोए। तो अब आप खुद ही सोच लो क्या करना चाहिए। खैर, तो सरकार ने प्रोड्यूसर्स के, सेलर के, किसान के आंसू पोंछ दिए और उनको कह दिया, ये आश्वासन दे दिया कि भाई कम से कम ₹25 दाम तो होगा ही होगा। तो बस किसान खुश। तो इस प्राइस को बोल देते हैं प्राइस फ्लोर। अब प्राइस फ्लोर को देखो, टैं टैं टैं, डिमांड है इस पॉइंट पर, डिमांड कर्व, सप्लाई है इस पॉइंट पर। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब प्राइस ज्यादा हो जाते हैं या ज्यादा हैं तो बायर तो बेचारा निराश है, कहता है अरे यार कल से चावल बंद, छोड़ो, रोटी खाऊंगा, नहीं खरीदने चावल इतने महंगे। और प्रोड्यूसर जो है, सेलर जो है, वो ज्यादा बेचने के लिए उत्साहित हो जाता है। वो तो आओ जी राजू चावल लेगा 25 के, वो और खुश हो जाता है। तो सप्लाई तो बहुत ज्यादा होती है इस समय, डिमांड इस समय कम होती है। आपने पढ़ा भी था पहले के चैप्टर में, जिसको हम एक्सेस सप्लाई कहते थे। तो इसको बोलते हैं बच्चों टेक्निकल टर्म में सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा। भाई सरप्लस किसे बोला जाता है? व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस मतलब ज्यादा। तो अब सप्लाई तो ज्यादा है, चावल तो है ज्यादा, इतनी क्वांटिटी, और डिमांड करने वाले लोग हैं कम। तो भाई ये भी दिक्कत है। अब बेचारा किसान पहले तो थोड़ी देर तो खुश हो गया, हाँ 25 में बेचूंगा, 25 में बेचूंगा। अब ग्राहक ही नहीं है तो बेचोगे किसे? ग्राहक ने चावल ही बंद कर दिया, कह रहा हमें खाने ही नहीं चावल, हम रोटी खा लेंगे, कौन खरीदेगा इतना महंगा चावल? तो बच्चों ये फिर दुविधा, मतलब दुविधाएं जो है ना खत्म नहीं हो रही है जीवन में। हर चीज में दुविधा, करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, करें तो करें क्या। तो सप्लायर कह रहा है कि जी मेरे पास तो ये लो चावल के कट्टे रखे हैं, मैं तो सप्लाई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डिमांड करने वाले हैं बस मुश्किल से 2। वो कह रहा है भाई हम बस इतने चावल खाएंगे। तो सप्लाई तो है बहुत ज्यादा और डिमांड है कम, जिसको आपने नाम दे दिया सरप्लस, है ना। भाई इतने कट्टे एक्स्ट्रा पड़े हैं चावल के, 2 तो चलो ये खरीद लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कट्टे जो हैं वो सरप्लस है। अब क्या हो, बड़ी दिक्कत है। तो बच्चों जी इस सरप्लस को पता है क्या करते हैं? ये सरप्लस भी किसानों से सरकार कहती है भाई चिंता मत करो किसान, आपके आंसू नहीं आने चाहिए, आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है। तो सरकार ये जो सरप्लस होती है, ये सरप्लस खरीद लेती है। तो मतलब गवर्नमेंट किसानों से ये सारा सरप्लस खरीद लेती है ताकि किसान को दिक्कत ना आए। भाई वो कहां रखेगा इतना एक्स्ट्रा सरप्लस? तो सरकार किसानों से ये सरप्लस खरीद लेती है। अब आप कहोगे सर सरकार क्या करेगी? सरकार क्या अपने जेब में लेके घूमेगी चावल? सरकार क्या करेगी सरप्लस का, इस सामान का? तो बच्चों इस सरप्लस को 2 समयों पर इस्तेमाल किया जाता है। कब कब? जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, भाई किसी इलाके में बाढ़ आ गई, भगवान ना करे भूकंप आ गया, तो फिर वहां पे लोग फंस जाते हैं। तो देखते हो ना न्यूज में आता है कि हेलीकॉप्टर जाते हैं वहां पर चावल राशन पहुंचाते हैं लोगों को जो फंस जाते हैं। तो उस तरह के समय के लिए सरकार अपने पास ये सरप्लस इकट्ठा करके रखती है, जिसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक। तो सरकार अपने पास
इस सरप्लस को रख लेती है किस काम के लिए? बफर स्टॉक के लिए। तो कहीं पर कल कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, वहां पे हेलीकॉप्टर से चावल भिजवाने हैं, तो वो यहां से चले जाएंगे सरकार के पास से, हेलीकॉप्टर से चावल के कट्टे यहां से उड़ते हुए पहुंच जाएंगे। तो इसे बोलते हैं बफर स्टॉक। और अदरवाइज सरकार भी चालू है, ये एक्स्ट्रा चावल, एक्स्ट्रा सरप्लस विदेशों में बेच देती है और पैसे कमा लेती है। तो सरकार ये सरप्लस जो है एक्सपोर्ट कर देती है, विदेशों में बेच लेती है, सरकार की भी कमाई हो जाती है। तो इस तरह से सरकार क्या करती है? इस पूरे सरप्लस का इस्तेमाल कर लेती है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो था ये था प्राइस फ्लोरिंग को लेकर। तो प्राइस फ्लोरिंग जो होती है वो बेसिकली सरकार किसके आंसू पहुंचने के लिए करती है? प्रोड्यूसर के या सेलर के। तो उसे बोलते हैं प्राइस फ्लोरिंग। और प्राइस सीलिंग किसके आंसू पहुंचने के लिए करे थे? कंज्यूमर के। तो मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई रोते ही रहता है। 100 रुपए का जो दाम निकला या जो इक्विलिब्रियम दाम निकला उसमें कोई खुश नहीं है। कभी कंज्यूमर रोता है कि साहब ये तो बहुत महंगा है, तो सरकार प्राइस सीलिंग करती है। कभी प्रोड्यूसर रोता है कि साहब ये तो बहुत सस्ता है, ऐसे तो हम मर जाएंगे, तो फिर सरकार प्राइस फ्लोरिंग करती है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जो हम आज सीख रहे हैं कि किस तरह से सरकार या तो प्राइस सील करेगी या प्राइस फ्लोर करेगी। ठीक है सर, तो एक बार किताब में दिखाऊं। तो इसे बोलते हैं प्राइस फ्लोर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम। सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है? फ्लोर, धरती, फ्लोर के नीचे तो नहीं जा सकते, तो फ्लोर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको देखो लिखा भी है कि आमतौर पर यह टेक्निक फार्मर्स के लिए सरकार करती है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में करती है। और अगर आप डायग्राम को देखोगे वही बना हुआ है, वही बातें लिखी हुई हैं। और गौर से देखना, यहां पर आपको एक छोटा सा सरप्लस लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा, है ना। तो ये होता है कॉन्सेप्ट प्राइस फ्लोर का जो यहां पर दे रखा है और जिसको हम बेसिकली प्राइस फ्लोर या एमएसपी बोलते हैं। और इस एमएसपी के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको वैसे भी बताया। मेन पॉइंट जो है वो ये कि जो सरप्लस होता है उस सरप्लस को सरकार कैसे यूज करती है। तो वो यहां पर लिखा हुआ है कि सरकार इस सरप्लस को खरीद लेती है फार्मर से और फिर उसको बाद में बफर स्टॉक में या फूड फॉर वर्क करके भी प्रोग्राम से, मतलब अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकती है या फिर उसको एक्सपोर्ट करके भी पैसे कमा सकती है। बाकी एमएसपी के फायदे जो हैं वो यहां पर दे ही रखे हैं कि फार्मर्स की इनकम बढ़ जाती है, एक तो ये फायदा होता है। उसके बाद एमएसपी लगाने से सरप्लस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हमने देख ही लिया। कंज्यूमर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, वो हमने देख ही लिया क्योंकि दाम महंगे हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने समझा इसी को प्राइस फ्लोरिंग या एमएसपी कहते हैं। बाकी ये जो टॉपिक है बच्चों ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं था, मैंने आपको वैसे ही मना करा था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दो टॉपिक जो हमने पढ़े वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। वही बस हमारे इस लेक्चर के डिस्कशन का मेन पॉइंट थे जो हमें करने थे, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग। तो बस एक बार आप बुक से एक बार ग्लैंस ले लेना, और अदरवाइज अगर आपको लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आ गया विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो इट इज सफिशिएंट, इट इज ओवर। तो दो ही डायग्राम है इसमें, तो एक बार आप डायग्राम अपनी प्रैक्टिस के लिए बना के जरूर देख लेना, एक प्राइस सीलिंग का और एक फ्लोरिंग का।